Unacademy. Let's crack it. Hello friends, welcome to Unacademy, the largest online learning platform in India. And my friends, today is a big day because with us is Mr. Mayank Mittal. He is ranked 29 UPSC CSE 2019. Congratulations, Mr. Mayank Mittal. Thank you, sir. Heartiest congratulations, Mayank. Awesome performance. हम सब की तरफ से तहे दिल से आपको lots of मुबारकबाद. Thank you very much. Thank you very much, sir. Yes, thank you. So Mayank, first question, very important. इस टाइम पर thousands and lakhs of aspirants आपको watch कर रहे हैं और आप समझ ही सकते हो आप इस टाइम पर आपके पर एक बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप हजारों लाखों लोगों के लिए इस टाइम पर एक रोल मॉडल है. तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मयंक मित्तल कहाँ से आए हैं, व्हाट इज योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड व्हाट इज योर जर्नी टिल नाउ. प्लीज टेल अस, प्लीज शेयर विद योर जर्नी विद अस. श्योर सर. सर बेसिकली मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ. बिलासपुर इज अ टाउन इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. इट्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सर. एंड आफ्टर डूइंग माय 12th, so I have done engineering, BTech in Electronics and Communication Engineering from MNIT Allahabad, sir. And I passed out BTech in 2015. After that, I got a campus placement for Qualcomm India Private Limited. So I worked there for around 2.5 months. And in the same year, I had given GATE examination also. And I secured 84 rank in GATE examination 2015, sir. सर गेट के रिजल्ट से ONGC ज्वाइन किया और 2 years आई वर्कड इन ONGC सर. ONGC में रहते हुए ही मतलब ये हुआ कि ठीक है अब इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर लेते हैं. क्योंकि बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग था, कमांड भी थी थोड़ी बहुत, तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन की. एंड इन 2017 आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन सर. एंड आफ्टर दैट आई chose to go for civil service examination. So my first attempt was in 2018. In 2018 it was my first attempt and I have got all India rank 105 sir. And उसमें IPS मिला था 2018 में and this time the result is in front of you sir. Yes, absolutely awesome journey. मैं बहुत ही अच्छा लगता है of this awesome journey. मैं एक क्यूरियोसिटी है जो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सेवरल एस्पिरेंट्स यू नो, और आई थिंक आज की डेट में आपसे अच्छा ये आंसर शायद कोई ना दे पाए. मैं एक एब्सोल्यूट फ्रेशर हूँ. मेरा फर्स्ट बिगिनिंग है. मैंने पहली बार यूपीएससी का ड्रीम देखा है. आई एम एन एब्सोल्यूट बिगिनर. तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ? यू नो, ऐसे लाखों लोगों का, लाखों एस्पिरेंट्स का सवाल होगा. तो प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज शेयर योर व्यूज. मैं बिल्कुल कोरा हूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? व्हाट डू आई डू? बिल्कुल सर. सर फ्रेशर के सामने 2 चैलेंजेस हैं. एक तो ये नहीं पता होता है हमें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, व्हाट इज इन द सिलेबस. ऑल्दो सिलेबस होता है हमारे सामने, यूपीएससी की वेबसाइट से हम देख सकते हैं, बट स्टिल एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. और दूसरा, जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आए हमें. सो स्टार्टिंग में एक ऐसा सोर्स अगर हम चूज करें कि शॉर्ट एंड क्रिस्प हो और इंटरेस्ट भी जनरेट कर सके, सो आई थिंक एनसीईआरटी इज वेरी गुड फॉर दैट. सो स्टार्ट हम एनसीईआरटी से कर सकते हैं मेरे हिसाब से सर. तो मैं एनसीईआरटी कौन सी पढूं? मतलब जस्ट मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दिस कि सर मैं 6th से 12th पढूं, 7th का पढूं, 10th पढूं, नोट्स बनाऊं, कौन सी एनसीईआरटी पढूं? ओके सर, एनसीईआरटी में मतलब डिपेंड करेगा ऑन विच सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट को हम कैसे चूज करते हैं. लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि हमें 6th to 12th की एनसीईआरटी कवर कर लेनी चाहिए. इसमें यहाँ पे ये लगभग रिक्वायर्ड है कि 6th to 12th की एनसीईआरटी कवर कर लें. बाकी जैसे साइंस की एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो सारी एनसीईआरटी कवर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है लगभग साइंस स्ट्रांग होता है, बायोलॉजी में कहीं ना कहीं वीक होते हैं, तो क्लास 10th की बायोलॉजी की एक एनसीईआरटी दे कैन रेफर. बट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, सो दे कैन गो फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th
साइंस की एनसीईआरटी जो क्लास 9th और 10th की है वो हम देख सकते हैं। उसके अलावा जहां तक आती है पॉलिटी एंड इकोनॉमी की बात, एनवायरमेंट ज्योग्राफी वाले में कवर हो जाएगा एनसीईआरटी में। मैंने पॉलिटी और इकोनॉमी की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ी थी, बट इस टाइम 2019 में जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटी 11th क्लास की एक देखी थी, तो काफी अच्छा था। मतलब जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट पॉलिटी का है वो मुझे वहां से मिल गया था। सो आई थिंक 11th 12th की अगर हम इकोनॉमी और पॉलिटी की भी एनसीईआरटी कर लें देन दैट्स वेल एंड गुड सर। अब मैं एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन से, यूपीएससी की जर्नी छोटी जर्नी तो है नहीं, okay? और आपकी जर्नी तो ऑल्दो वन आफ्टर अनदर सक्सेस था, लेकिन फिर भी जर्नी तो बहुत लंबी है। बाय द टाइम 1 साल 2 साल, यू नेवर नो। यस सर। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिंस आई बीन टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल ड्रॉप होना, स्टैमिना ड्रॉप होना, फोकस हट जाना। सो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? हाउ डू यू मैनेज कि मेरा मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहे, फोकस रहे? ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के जरूर सवाल मन में आ रहे होंगे। डेफिनेटली सर, मतलब जर्नी लंबी है। कई बार पहले अटेम्प्ट में हो जाता है वेल एंड गुड, अगर हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट में हमें डिजायर्ड सर्विस नहीं मिलती। कई बार 3-3 4-4 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं, कभी प्री में अटक गए, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू स्टेज पे आके। तो सर मोटिवेशन मुझे लगता है 2 जगह से हमारा मतलब दिक्कत हो जाती है। या तो सक्सेस मिल जाए तो भी हम एक बार मोटिवेशन हमारा खत्म हो जाता है कि अब तो सक्सेस मिल गई, अब आगे क्या और क्या करें। और फेलियर से जब कंसिस्टेंटली 3 या 4 बार फेलियर हो जाता है तो उसके बाद मोटिवेशन अपने आप डाउन हो जाने वाला है। सो आई थिंक दोनों एरियाज में अगर हम बैलेंस रह के अगर काम करें कि सक्सेस मिल गई तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वी नीड टू सी कि अब आगे क्या करना है। सपोज आई गॉट IRS या IAS मिलता है मुझे, और अब मुझे देखना है कि नहीं यार फर्स्ट प्रेफरेंस तो IAS थी, तो ठीक है 4-5 दिन का ब्रेक देके तुरंत दोबारा स्टार्ट करना है। मोटिवेशन यहीं से ही हमें लेना है। मतलब अगर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिल्कुल पार्टी मूड में चले गए 4-5 मंथ के लिए, तो देन अगेन 1 साल हम खो देंगे वहां पे। सिमिलरली फेलियर अगर आते हैं 3 या 4 बार भी, तो कंसिस्टेंटली अगेन लाइफ का रूल ही यही है कि भी अप्स एंड डाउन रहने वाली हैं लाइफ में। अगर डाउन का फेज है तो ऐसा नहीं है कि प्रोलॉन्ग डाउन का रहेगा। सपोज इकोनॉमी भी है हमारी, तो स्लो डाउन है तो कोई कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड के लिए 10-20 साल के लिए नहीं रहने वाला। अगर डाउन है तो अब भी जाएगी किसी दिन। तो अपने ऊपर अगर हमें विश्वास है तो वहां पे हमें अपने खुद के विश्वास से मोटिवेशन जनरेट करना है कि भाई ठीक है, अगर 2 बार फेलियर हुआ तो डेफिनेटली इस बार सक्सेस मिलेगी हमें। और सक्सेस स्टोरीज हैं ऐसी कि कई लोगों ने 5 अटेम्प्ट तक तो बिल्कुल इंटरव्यू स्टेज तक भी नहीं पहुंचे और 6ठी अटेम्प्ट में दे आर मतलब बहुत ही अच्छी रैंक से उन्होंने पास किया एग्जाम को। मैं इसी पॉइंट से जब आप मुझे बता रहे थे तो एक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ये बड़ा आ जाता है कि इस दौरान, इस जर्नी में टीचर्स या मेंटर्स या गाइड्स, इनका क्या रोल आपको लगता है कि डज इट हेल्प टू हैव अ गाइड, अ टीचर, एन एजुकेटर बाय योर साइड? कुछ फर्क पड़ता है क्या? आपको इसका कोई एडवांटेज हुआ? मतलब समथिंग ऑन दैट एस्पेक्ट जो आपके व्यूज हो इस बारे में। डेफिनेटली सर, मतलब गाइड का या मेंटर कह लीजिए, फैकल्टी, टीचर कोई भी है, मतलब उनके बिना मुझे नहीं लगता कि हम मतलब किसी भी वे में आगे बढ़ पाएंगे। सी, आपने कोचिंग ली है नहीं ली है दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट ऐसा मुझे कम लगता है कि विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी मोटिवेशन फ्रॉम बिहाइंड और हम किसी जर्नी को पार कर लें। और ये तो जर्नी सर इतनी लंबी है कि अगर हम खुद भी एनालाइज करने बैठते हैं तो हम खुद नहीं सोच पाएंगे कि किस किस लोगों से हमें गाइडेंस इस बीच में मिली है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज दैट थिंग। और ये रोल बहुत जरूरी भी है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई जगह कंफ्यूजन होता है। सिलेबस को लेके कंफ्यूजन होता है कि ये पार्ट पढ़ना है या ये पार्ट नहीं पढ़ना। कई बार बुक्स को लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बुक सही है या ये सही है। अच्छा, कई बार व्यूज को लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि सपोज जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का है, तो मैं ये व्यूज रख रहा हूँ, क्या ये बैलेंस है या नहीं है? तो जब तक सामने से कोई मुझे बता, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर व्यूज में कोई मुझे बताए, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडेंस की रिक्वायरमेंट आती है कि सामने से कोई गाइड करे कि हाँ भाई ये तुम इतना हद तक ठीक जा रहे हो और आगे ऐसे कर सकते हो। सो दैट्स वेरी मच रिक्वायर्ड सर। मैं एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो मैंने देखा है, क्योंकि करंट अफेयर्स हैज बिकम सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम, एक जनरल एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर नंबर 1 कौन सा पढ़ना है, कितने समय के लिए पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं। आपने अपने जर्नी में क्या नोटिस किया प्रिपरेशन में? हाउ डिड यू मैनेज दिस न्यूज़पेपर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन?
बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है सर न्यूज़पेपर वाला तो। और डेफिनेटली फर्स्ट टाइम जब प्रिपेयर किया था तो कंफ्यूजन था भी कि भाई डेली पढ़ना है नहीं पढ़ना, ये पढूं या ये वाला न्यूज़पेपर पढूं। तो इसमें सर लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले तो कौन सा न्यूज़पेपर करना है पहले इसको देख लेते हैं। न्यूज़पेपर आप कोई भी कीजिए सर, आइदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, मतलब यही दो मेजर न्यूज़पेपर हैं जो लगभग 90 to 95% एस्पिरेंट फॉलो करते हैं। कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं हम। अगर हिंदू अच्छा लगता है तो हिंदू फॉलो कर लेंगे, और इंडियन एक्सप्रेस लगता है तो उसको फॉलो कर लेंगे। बाद में बहुत ज्यादा स्विच ना करें, मतलब 15 दिन एक पढ़ लिया 15 दिन एक, उससे मतलब नहीं, आप एक कंसिस्टेंटली बना के चलें। सेकेंड चीज है कि अब कब कितना पढ़ना है न्यूज़पेपर। कंसिस्टेंसी सर अगेन रिक्वायर्ड है न्यूज़पेपर में कि हम डेली पढ़ें, लेकिन डेली का मतलब ये नहीं है कि 30 डेज अ मंथ मतलब 30 डेज अ मंथ। ठीक है, बीच में छूटता है कभी कभार, तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया हमसे कि हमने ठीक है 30 के 30 डेज नहीं किया। अगर आप 20 डेज भी करते हैं देन इट्स वेल एंड फाइन। जरूरी नहीं है कि डेली आपको न्यूज़पेपर का टाइम मिल जाए, लेकिन हाँ एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि चलो कल छूट गया तो आज का ना छूटे, कम से कम एक दिन मेरा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो मंथ में 30 डेज करते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाता 20 to 25 डेज। अब बात ये आती है कि शुरू कब से करें न्यूज़पेपर। क्या मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन तो मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे न्यूज़पेपर स्टार्ट कर लूं? मेरा ऐसा मानना है इसको लेकर के कि 2-3 महीने स्टार्टिंग में हम स्किप कर सकते हैं न्यूज़पेपर को, स्किप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हॉबी ही न्यूज़पेपर रीडिंग होती है और एग्जाम प्रिपेयर करने से पहले से वो न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, सो उन लोगों के लिए वो कंटिन्यू रख सकते हैं न्यूज़पेपर को। अदरवाइज वो एस्पिरेंट्स जनरली ऐसे ही होते हैं कि न्यूज़पेपर पहले नहीं पढ़ रहे होते। 80% स्टूडेंट मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर उनकी हैबिट में नहीं है। उनके लिए क्या है कि स्टार्टिंग के 2 या 3 मंथ अपना बेसिक सिलेबस कवर कर लें। जो बेसिक जीएस के 4-5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उनको बेसिक कवर कर लेते हैं और फिर न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। और कब तक करना है? प्रीलिम्स से 1 महीने पहले चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 1.5 मंथ बिफोर वहां डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होती है तो उसको छोड़ सकते हैं। मैं आपका आपने क्या ऑप्शनल चूज किया था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस। बट मैं ये आपके लिए या फिर दैट मैटर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ऑब्वियस चॉइस नहीं होती कि वो क्या ऑप्शनल ले ले। एक जैसे बोलते हैं ना, एक अक्रॉस द बोर्ड क्वेरी है, रुदादे जहां मालूम होती है कथा, एक कहानी सबकी होती है। ऑप्शनल क्या लेना है? कि कुछ लोग बोलते हैं ये ज्यादा प्रोबेबल है, ट्रेंड चेजिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कैसे चूज करे ऑप्शनल? कोई भी एस्पिरेंट, कुछ इसका फॉर्मूला है, कुछ गाइडलाइंस है, समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर एस्पिरेंट्स हियर? डेफिनेटली सर, ऑप्शनल मतलब गेम चेंजर है। अगर इस सिचुएशन में देखें सिविल सर्विस के, कई बार ऑप्शनल की वजह से हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं होता, या लिस्ट में नाम है तो डिजायर्ड सर्विस नहीं मिलती ड्यू टू लेस मार्क्स इन ऑप्शनल। और दूसरा एक सबसे बड़ा इशू ये आता है, कई बार ये देखा गया है कि 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद ऑप्शनल स्विच करते हैं। रीजन ये है कि भाई वेल बैलेंस डिसीजन पहले नहीं लिया, कि भाई 3 बार ज्योग्राफी ले लिया, अब मार्क्स नहीं आ रहे 3 बार, तो हमने उसको चेंज किया। अब ठीक है, मार्क्स नहीं आए तो अब ऑप्शन नहीं बचता, चेंज करना पड़ेगा। बट अगर पहले से थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड एक डिसीजन हो ऑप्शनल को लेकर के, सो ये अच्छा रहेगा। तो सर कुछ चीजें मैं कहूंगा कि मतलब अगर एक बैलेंस्ड वे में अगर हम यहाँ पे चलें, लाइक सबसे पहले ग्रेजुएशन देख सकते हैं हम। लाइक मेरे केस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन था, तो एक ऑप्शन है कि हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल मैंने ले लिया। उसके लिए 2 क्राइटेरिया है, हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है सब्जेक्ट में, और कमांड कितनी है उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी। कई बार होता है कि भाई मन तो नहीं था लेकिन इंजीनियरिंग कर ली, कई लोगों के साथ होता है, तो इन दैट केस इट्स नॉट एडवाइजेबल कि हम इंजीनियरिंग ऑप्शनल लें, या कोई भी जो हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था। अगर इंटरेस्ट है और कमांड मतलब कि ठीक ठाक मार्क्स आपके अपने सब्जेक्ट में आए हैं, हमने 3 साल या 4 साल ग्रेजुएशन किया, तो हमें पता है कि भाई हमारी क्लास में 200 स्टूडेंट्स थे, उसमें मैं कहाँ लाई करता था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया लग जाता है कि क्या ये सब्जेक्ट लेने लायक है या नहीं है सिविल सर्विसेज में। तो अगर ऑप्शनल वो लेने लायक है देन इट्स वेल एंड गुड, आप उस ऑप्शनल को चूज कीजिए। ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट को लेने से फायदा यही है कि आपको 4 साल वहां पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली दूसरों से एक एज मिलने वाली है वहां पे। अगर वो नहीं होता, ओके फाइन, ग्रेजुएशन वाला क्रॉस हो गया, तो अब दूसरा क्राइटेरिया मेरे हिसाब से इंटरेस्ट का आता है कि बाकी जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप
जिसको लगता है कि ठीक ठीक ये ले सकते हैं, उनमें इंटरेस्ट किसमें सबसे ज्यादा रहा है। क्योंकि क्या होगा जब मेंस के टाइम पे आएंगे तो जीएस पढ़ते पढ़ते एक बोर हो जाते हैं हम ना, बोर्डम आ जाने लगता है। तो उस टाइम कोई जैसे मेरे केस में था कि सुबह से स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन, शाम को 5 बजे तक आते लगता था कि अब और नहीं पढ़ा जाएगा, बस अब खत्म। तो उस टाइम इंजीनियरिंग ऑप्शनल होता था, तो भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो 2-3 घंटे वो शाम के टाइम इंजीनियरिंग ऑप्शनल खींच लेता था मैं उसको। तो इंटरेस्ट एक अच्छा क्राइटेरिया है। और फिर 2 या 3 महीने जब जीएस पूरा पढ़ लेंगे, हम एक बार एटलीस्ट सारी बुक्स पढ़ ली, तो आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। तो ये एक सेकंड क्राइटेरिया हो सकता है ऑप्शनल चूज करने का। फिर थर्ड, हम कुछ एलिमिनेट एटलीस्ट कर लेंगे इस क्राइटेरिया से कि ये ऑप्शनल नहीं लेने, 3 या 4 बचते हैं अब। उनमें अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है इंटरेस्ट सब में अच्छा है, कमांड भी ठीक ठाक हो रही है। आप देख सकते हैं सिलेबस किसमें कम है। ओके, इनमें सिलेबस कम है तो ये ऑप्शनल की प्रायोरिटी ज्यादा हो सकती है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड कर लें। अच्छा, मटेरियल कितना अवेलेबल है मार्केट में। कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं कि जिनके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, कुछ ऑप्शनल की नहीं मिलेगी, तो वो भी एक क्राइटेरिया रख सकते हैं। अच्छा, क्या नहीं रखना है क्राइटेरिया, एक इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रेंड वाला सर आपने भी बात कही उसको लेकर के कि भाई इस साल टॉपर एंथ्रो से है, इस साल मैथ से है, इस साल टॉप 10 में एंथ्रो के खूब आ गए तो मैं भी एंथ्रो ले लेता हूँ। मतलब नहीं है उस चीज का, मतलब ठीक है टॉप 10 में हो सकता है 3 एंथ्रो के आ गए, लेकिन जब आपको एंथ्रो अच्छी नहीं लगती तो ऐसे भी हैं एंथ्रो के लोग जिनका मेंस नहीं भी हुआ, मतलब उस साइड भी जाके हमें देखना पड़ेगा उसको लेकर के। तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं होता। और यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट अगर हम देखेंगे भी तो हर ऑप्शनल का लिख रखा है कि कितने लोगों अपीयर हुए, और मोर और लेस जिसमें 100+ लोग जिस ऑप्शनल में अपीयर हुए हैं उनकी सक्सेस रेट 8 to 13% वेरी करती है। तो मोर और लेस सबकी सेम सक्सेस रेट है, तो ऐसा कोई वो ट्रेंड चेजिंग वाला मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा मयंक, आपने इतना डेटा बेस आपने अपना डिसीजन लिया, आपने लास्ट में उसका सक्सेस रेट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सॉर्टेड आउट रहे अपने डिसीजन, बड़ा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मैं इसी जब आप बोल रहे थे, जब आप ये जवाब दे रहे थे तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्राइक किया। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि मैं प्रीलिम्स के लिए अलग से पढूं, ऑप्शनल के लिए अलग से करूं, मेंस की तैयारी कब स्टार्ट करूं, इंटीग्रेटेड करूं या फिर लास्ट में करूं, ये भी एक बड़ा मेजर क्वेरी होती है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, मैं कब स्टार्ट करूं अपनी मेंस की पढ़ाई या ऑप्शनल्स की? श्योर सर। अगेन सर, इसमें भी हम थोड़ा सा ट्रेंड अगर पिछले ईयर्स का देखें तो प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस मोर और लेस सेम है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेंस में एडिशनल हैं, लाइक एथिक्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, मेंस में अलग से हैं। बाकी सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स और मेंस में सेम है। अच्छा, अब यूपीएससी का कोई ऐसा बाइफिकेशन नहीं रह गया कि ये चीज प्रीलिम्स में ही पूछेंगे। लाइक पॉलिटी अगर हम देखें तो उन्होंने प्रीलिम्स में लिबर्टी जैसा पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज लिबर्टी। तो जब तक आपको वो एस्पेक्ट मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग मेंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी कि भाई प्रीएम्बल की डीप अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और वही मेंस में आएंगे तो वहां पे भी उसने क्वेश्चन पूछा है कि कैग के ऊपर मतलब डायरेक्ट लिखना है, इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर उसने पूछा फाइनेंशियल इमरजेंसी के व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये मोरलेस प्री का क्वेश्चन है, तो लेकिन मेंस में पूछा गया है। तो एक अगर हम पार्ट्स में तैयारी करते हैं तो वो चीज हमारे बेनिफिट नहीं करेगी। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है। इतना जरूर कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सिर्फ मेंस में आने वाले हैं, लाइक एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया है आपका, सोसाइटी, सोशल इश्यूज, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन सब्जेक्ट्स को कवर तो प्री के पहले करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, पहले वो सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं जो सिर्फ प्री में आ रहे हैं, उनको पहले कवर कर लें, और जो सिर्फ मेंस में आ रहे हैं उनको बाद में कवर कर लें। लेकिन प्री से पहले कवर जरूर कर लेना है सारे सब्जेक्ट्स को। और ऑप्शनल की बात अगर करें कि ऑप्शनल कब से स्टार्ट करना है हमें, तो शुरू के 2-3 महीने जैसे मैंने पहले भी कहा, ये डिसाइड करने में लग जाएंगे कि ऑप्शनल कौन सा चूज करना है, क्योंकि जीएस पढ़ने के बाद हम आइडिया लगाएंगे कि ये ऑप्शनल हमें चूज करना है। तो 2 या 3 मंथ बाद ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट हम कर सकते हैं। मैं इस दौरान जब आप बात कर रहे थे तो आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि टेलीग्राम वगैरह या इंटरनेट पर बहुत सारा अब मटेरियल अवेलेबल हो गया इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड पीडीएफ्स एंड भगवान जाने क्या क्या, यू नो।
सो अब एक एस्पिरेंट बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं सब कुछ पढ़ लूं कि क्या छोड़ूं, क्या। इट्स अ फ्लड, इट्स अ डिल्यूज। तो इस बारे में हाउ डज एन एस्पिरेंट्स चूज, या फिर वो क्या छोड़े या क्या ले? प्लीज गाइड आवर एस्पिरेंट्स इन दिस रिगार्ड आल्सो प्लीज। श्योर सर, मतलब मटेरियल नो डाउट बहुत ज्यादा है, हर तरीके का। एक सब्जेक्ट अगर हम कोई लेते हैं तो उसके ऊपर मतलब नंबर ऑफ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, और हमें ये नहीं पता कि क्या सिलेक्ट करना है क्या नहीं सिलेक्ट करना। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होने वाली है डेफिनेटली, जो मतलब नए हैं बिल्कुल, जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट देना है उनके साथ तो है ही है। कई बार जो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर के कि ये पढ़े या नहीं पढ़े। और मजे की बात तो सर ये है कि आप जो भी मटेरियल पहली बार उठाओगे आपको बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा कि इसमें ये चीज तो नहीं दे रखी है तो मुझे नहीं पता। डेफिनेटली हर चीज अंडर द स्काई हमें सारी चीजें तो नहीं पता हो सकती हैं। तो सीधा सा फंडा है कि लेस इज मोर, मतलब लेस इज मोर। यस सर, कि जितना हम अपने सिलेबस को कन्फाइन रखेंगे, अपने मटेरियल को कन्फाइन रखेंगे, वेल एंड गुड उतना है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी एक बेस बुक बना के चल सकते हैं हम, कि ये बेस बुक है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली इसका सिलेबस कवर हो रहा है। लाइक हिस्ट्री है तो दिस XYZ इज द बेस बुक ऑफ हिस्ट्री, इसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है। क्योंकि उस बुक को हमें 4, 5 कई बार 6 बार, सर पॉलिटी और हिस्ट्री ये दो तो ऐसे हैं कि अगर हम 6 बार भी रिवाइज कर लें तो भी प्रोविजन कई बार नहीं याद होते। सपोज पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, मैं कहूं कि मैं उसको 6 बार पढ़ लूंगा और मैं सब सारे क्वेश्चन कर दूंगा तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो रिवीजन भी रिक्वायर्ड है। तो इस चीज को हमें देख के चलना है कि एक बेस बुक बना के रखें और बहुत ज्यादा सोर्सेज पे ना जाएं। ठीक है, अगर किसी चीज के लिए हम दूसरा मटेरियल रेफर कर रहे हैं तो ठीक है, रेफर कर लिया, लेकिन उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मटेरियल में ये है कि वो मटेरियल करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। सर पहली बार में तो मुझे भी आइडिया नहीं लगाता इस चीज का, लेकिन सेकंड टाइम में जब मैंने स्पेशली अब इंटरव्यू टाइम में कई बार मटेरियल को देखा तो गलत चीजें भी लिखी हुई हैं मटेरियल्स में, जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है या ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो वो अगेन हर बार आप नहीं, जब आप इनिशियल स्टेजेस में हैं या कई बार थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में भी हम नहीं गेस कर सकते कि ये चीज सही है या गलत है। अगेन सर मैं ये कहूंगा यहाँ पे भी जो आपने पहली बार कहा गाइड, मेंटर, इन सब का रोल यहाँ पे दोबारा से आता है कि वो आपको गाइड कर सके कि दिस इज द करेक्ट मटेरियल, दिस इज नॉट दिस ब्रांड XYZ ब्रांड यू कैन ट्रस्ट, दिस ब्रांड यू कैन नॉट ट्रस्ट। तो वो चीज एक जरूरी है। मैं आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स की एक फहरिस्त बनाई जाए तो बड़ी लंबी है, एंड यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड, एंड मेरा कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो एंड टू योर पेरेंट्स आल्सो कि इतना अच्छा आपने एकेडमिकली परफॉर्म किया है। बट आज सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स ये जानना जरूर चाहेंगे कि मैं मतलब अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। ओके सर, फ्री टाइम डेफिनेटली बहुत होता है, मतलब कितना भी पढ़ें, मतलब एक कई बार एक मिथ भी चलता है, मुझे तो सही बताऊं मिथ लगता है कि 17-18 आवर्स पढ़ रहे हैं डेली। सर रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं सर, पढ़ाई नहीं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे के बाद आपकी एफिशिएंसी नहीं आने वाली है, किसी भी काम में नहीं आ सकती। मैंने एक ट्राई करके देखा है इस चीज को। तो अगर एवरेज लगा के चलें तो 8 से 10 घंटे होता है, और उसमें भी इफेक्टिव देखें तो 6-7 घंटे बैठेगा पढ़ाई का एवरेज। तो डेफिनेटली सर बाकी टाइम तो फ्री टाइम है हमारे पास। तो कई सारे तरीके हैं सर। कई बार कुछ वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ, कोई कॉमेडी सीरियल देख लिया, कॉमेडी मूवीज वगैरह देख ली। अच्छा, इसको भी सर मैं पार्ट्स में करता था, स्पेशली मूवीज को। बहुत ज्यादा तो मूवीज में नहीं देखता था, लेकिन एक इस तरीके की हैबिट बना ली थी कि 3 घंटे की मूवी पूरी एक साथ नहीं देखनी है, उसको 2-3 पार्ट में कर लेता था 1-1 घंटे की। तो कई बार तो एक मूवी को 2 दिन भी लगा देता था मैं देखने के लिए। तो दूसरा सर घूमना थोड़ा सा पसंद था, तो जब दिल्ली में राजेंद्र नगर में जब रहा था तो मैं पार्क में चला जाया करता था, मतलब खाली टाइम में। तो बड़ा अच्छा लगता था सर नेचर में घूमना, वहां पे ठंडी हवा में, तो थोड़ा सा उससे क्या मूड फ्रेश हो जाता था। और तीसरा सर एक कुकिंग मुझे अच्छा लगता है, तो खाली टाइम में कई बार कोई नई नई डिशेस देख के, वीडियोस देख के उसको ट्राई कर लेता था सर। ये बड़ा अच्छा था, दिस इज वेरी नाइस। मैं एक द लास्ट कहते हैं ना, द
हाथी की पूंछ, but a very important पूंछ and a very important element of passing this exam is the personality test, the interview. Okay, and this is something जो सब लोग curious होते हैं कि क्या होता है उसकी preparation और actually वहाँ क्या होता है, what happens. So how was your experience and your preparation in this matter? ठीक है सर, इसको भी दो पार्ट में करते हैं। पहला प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे करनी है इंटरव्यू की, और फिर देखेंगे इंटरव्यू में होता क्या है एक्चुअली। सर एस्पिरेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है इंटरव्यू का, तो एक हमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरना होता है इंटरव्यू से पहले, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स, हम कहाँ से हैं, पेरेंट्स का नाम, हमने क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है फ्रॉम क्लास 10 टू ग्रेजुएशन, सर्विस एक्सपीरियंस सारा, प्लस हमारे कुछ अचीवमेंट्स, हमारे लीडरशिप रोल्स, हमारी हॉबीज या स्पोर्ट्स वगैरह अगर हमने कुछ लिए हैं, तो वो सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती हैं वहां पे। तो जब ये सारी डिटेल्स हमने इंटरव्यू पैनल को दी हैं, तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसमें से हमें आना चाहिए वो सारी चीजें। तो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जितनी भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उनको एक तैयार करना रहता है, उनके ऊपर एक नोट्स बनाने रहते हैं हमें अपने खुद के, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में तो कोई दूसरे से हमें नोट्स नहीं मिल जाएंगे उसके प्रिपेयर्ड। तो वो प्रिपरेशन करने में कई बार टाइम लगता है, 1 महीना के अराउंड लग जाता है उसके पूरे नोट्स प्रिपेयर करने में। तो स्टार्टिंग में ये किया था। एंड सेकेंड पार्ट इज करंट अफेयर, कि भाई करंट में जो भी न्यूज है, और कई बार वो न्यूज जो मेंस के रेस्पेक्ट में इररेलेवेंट है, लाइक यूएस इलेक्शन, कि भाई ट्रम्प जीतेंगे या जो बिडेन जीतेंगे, मेंस के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंटरव्यू के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट इश्यू बन जाता है। तो ये सारी न्यूज हमें डिटेल थॉरो एनालिसिस के साथ देखनी है। और करंट अफेयर की प्रिपरेशन यहाँ पे मेन से अलग हो जाती है हमारी, क्योंकि मेंस में हम एक मैगजीन फॉलो कर लेते हैं, मंथली मैगजीन, ताकि अपडेट रहें करंट अफेयर से। क्योंकि पेपर को तो हम रिवाइज नहीं कर सकते डेली बेसिस पे, मैगजीन को हम मंथली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोच चेंज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इशू है, हमने पॉइंट इन फेवर लिखने हैं मेंस में, पॉइंट इन अगेंस्ट लिखने हैं, और काम हो जाएगा आगे। ठीक है, जलीकट्टू आया है, हम लिख देंगे कि ठीक है इसलिए होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। बट इंटरव्यू में कोई हमने पॉइंट बोला, देन वी शुड बी रेडी कि वहां पे 4 बार क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है और हम अपने पॉइंट को डिफेंड कर सकें। तो इसके लिए न्यूज़पेपर अब थोरो रीडिंग चाहिए। पहले हो सकता है आधे घंटे में या 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर हो जाए, या न्यूज़पेपर में 2 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं हमें इंटरव्यू टाइम पे। और बेटर रहेगा अगर एक से ज्यादा न्यूज़पेपर हम रेफर कर सकें। तो हिंदू के साथ जरूरी नहीं है अब हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया भी रेफर कर सकते हैं, लाइव मिंट भी, बिजनेस स्टैंडर्ड भी। यहाँ पे न्यूज़पेपर में रेस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी। और तीसरी चीज है कि कई बार वीडियोस हम देख सकते हैं, लाइक ऑल इंडिया रेडियो पे स्पॉटलाइट न्यूज एनालिसिस आता है, यस, बैलेंस्ड व्यूज वहां से हमें मिल जाते हैं। बिग पिक्चर है आरएस टीवी पे, तो ये सब डिबेट एंड डिस्कशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड फेज जब आता है कि इंटरव्यू रूम में हम अपियर होते हैं, क्या होता है, यस, तो अंदर क्या होता है सर, हर तरीके का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू रूम में अपेयर होने के बाद, और हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल होती हैं वेबसाइट पे, सो वन कैन गो थ्रू दैट कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोर और लेस हमारे डेफ के अराउंड इंटरव्यू रिवॉल्व करता है। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार टेक्निकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका सपोज बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग और आपने ऑप्शनल ले रखा है फिलोसफी, तो जरूरी नहीं है कि आपसे फिलोसफी से ही पूछे, कई बार इंजीनियरिंग से भी आपके ऑप्शनल से इससे भी क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये अंदर का एक्सपीरियंस रहता है इंटरव्यू रूम का सर। जैसे आपके इंटरव्यू में बसी साहब थे हिमसेल्फ, तो यस सर, इसलिए तो हाँ, तो उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन ये था कि सर्विस स्विच क्यों करना चाहते हैं हम। सो आई वाज आईपीएस, वो भी आईपीएस रह चुके हैं, सो उन्होंने उसको पूछ लिया था कि व्हाई डू यू वांट टू स्विच सर्विस। अच्छा, ये क्वेश्चन जनरली 90% लोगों से पूछते हैं कि आपने जो सर्विस प्रेफरेंस भरी है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर आईएएस। और हर बंदे से पूछेंगे, अगर आप किसी सर्विस में हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो उनसे ये पूछ लेते हैं कि आप क्यों स्विच करके आना चाहते हैं। और अगर आप कुछ नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूछते हैं कि भाई आप 3 साल से कर क्या रहे थे।
तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर रहना है यहाँ पे। आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका इंटरव्यू तो ये कोरोना कोविड-19 की वजह से डिले हुआ होगा, बाद में हुआ होगा। सो इस दौरान एंड नॉट ओनली यू, मैं बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स, इनफैक्ट पूरा इंडिया, इस टाइम पूरा दुनिया एक्चुअली एक बड़े अजीब से मेंटल ट्रॉमा से, मेंटल प्रेशर, मेंटल कंफ्यूजन से गुजरा है। तो आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, एंड हाउ वुड यू एडवाइज योर अदर फेलो एस्पिरेंट्स टू टाइड अवे फ्रॉम दिस वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ अस? आप क्या करते हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ एट पार विद हाउ यू शुड बी? आपने कैसे हैंडल किया एंड हाउ डू यू एडवाइज? श्योर सर, ये टाइम तो नो डाउट चैलेंजिंग है, कोरोना वाला टाइम, क्योंकि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नेचर का टाइम है। और जैसे हम बोलते हैं एंट्रोपी एक कॉन्सेप्ट होता है इंजीनियरिंग में कि बिल्कुल हर चीज डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ पे एंट्रोपी बहुत हाई हो गई है। और यहाँ पे 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं सर। सबसे पहला है कि अपना और अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ रखना है, ठीक है। हालांकि इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड, किसी को भी कोरोना हो सकता है, बट प्रिकॉशंस हमारे खुद के हाथ में है। तो सबसे पहली चीज तो अपने हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर योगा हम कर सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर ऐसी चीजें, जिम चले जाएं, एक्सरसाइज कर लें डेली घर पे रहकर ही, तो वो जरूरी है। तो उससे मेंटल स्ट्रेस भी कम होने वाला है और साथ साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो कहीं ना कहीं हम, अगर कोविड हुआ भी तो उसके बहुत ज्यादा इल रिपरकशंस नहीं होंगे। और दूसरी चीज क्या है जो हमारे हाथ में नहीं है, कि हो सकता है कि भाई कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाएं, इस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली में ड्यू टू कोविड एंड ऑल, कि भाई पापा का बिजनेस नहीं सही चल रहा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो इन चीजों से कैसे खुद को ओवरकम करें। तो यहाँ मतलब एक कॉन्सेप्ट ये आता है सर लाइफ में कि भाई कुछ चीजें हैं जो हम हैंडल कर सकते हैं या हमारे पास कैपेसिटी है कि हाँ ऐसा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन ये है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन सही में नहीं होता, एंड टाइम इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। कुछ चीजों के लिए हमें समय देना होगा कि हाँ आज ऐसा है, कोई बात नहीं, 3 महीने 4 महीने 1 साल बाद चीजें नॉर्मल होने पे आएंगी। तो अब सर सीधी बात है कि ठीक है हम कुछ नहीं कर पाए तो अब उसको भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है अगर ये प्रॉब्लम है तो आगे आने के टाइम पे सही हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम आएगी कि स्ट्रेस की वजह से, मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए चेयरफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। जब तक एक अच्छा एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं होंगी, पढ़ाई नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड इन दिस पीरियड। और चीजों को हम अपने एंड पे कैसे, लाइक सपोज एग्जाम डिले हो गया, सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर एवरी एस्पिरेंट, बट ठीक है इसको हम एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मान लें कि हमें टाइम ज्यादा मिल गया है। जहां जून में एग्जाम होना था, अच्छा सर एग्जाम की खासियत ये है, आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम से पहले यही लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। तो चलिए उसके लिए एक एक्सक्यूज तो मिल गया कि 4 महीने एग्जाम डिले हो गया, तो अब हमने जो प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई थी, हम सोचते हैं कि बस 1 महीना, 1 मंथ और मिल जाता तो शायद कुछ कर लेते। तो वो 1 महीना या क्या 4 महीने हमें मिल गए हैं, तो अब उसको यूटिलाइज करें हम। और मोटिवेशन वीडियोस भी पढ़े हैं सर, नेट पे कई सारे पढ़े हैं, तो कुछ और मतलब चीजें देखने के बजाय इसको ही देख लें ताकि कुछ मोटिवेट हो। सर आपके वीडियोस भी मैं देख रहा था, काफी मोटिवेटिंग रहते हैं वो, तो डेफिनेटली वो चीज हम देख सकते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कोविड पीरियड में हम कर सकते हैं सर। मैं आपसे बात करने में सिर्फ इस बात की खुशी नहीं हो रही कि मैं एक एकेडमिकली वेल इंक्लाइंड एंड एकेडमिकली सक्सेसफुल स्टूडेंट या एस्पिरेंट से बात कर रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि मैं एक सॉर्टेड पर्सन से बात कर रहा हूँ, और इट्स अ वेरी वाइज थिंग। मैं हमेशा सबको बोलता था कि विजडम इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस फॉर दिस एग्जाम, और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आप हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी डिलाइटेड, और मुझे सच में खुशी हो रही है कि इंडिया इज इन सेफ हैंड्स नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंडिया इज लुकिंग अप टू यू मैन। बहुत अच्छा लगा। एनी पार्टिंग मैसेज टू आवर एस्पिरेंट फ्रेंड्स जो आप एज अ पर्सन हु हैज पास्ड दिस एग्जाम आप प्लीज शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज हजारों लाखों लोग इस टाइम पर आपसे इंस्पिरेशन की तलाश में हैं, बिकॉज ये आप भी मानते हैं लंबी जंग होती है, और इसमें इंस्पिरेशन और स्पेशली फ्रॉम यू would be going a long way for all aspirants. Please share your parting thoughts and more message to all our aspirant friends, please. सर मेरा मैसेज तो यही है कि ये इस एग्जाम को एक मतलब लाइफ के एक फेज की तरह लें, और
ये देखें कि लाइफ में और भी बहुत सारे फेज निकल चुके हैं और आने टाइम में और भी फेजेस आएंगे. सो इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब ये इट इज नॉट अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो ठीक है, सक्सेस मिलता है देन इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं मिलता है तो उससे परेशान ना हो, आगे कुछ और अच्छा होने वाला है इसमें. और दूसरा, जब तक हिम्मत है, जब तक अटेम्प्ट्स बचे हैं, हम ठीक से कर सकते हैं, तो उसको हम प्रोग्रेसिवली लें उस चीज को और अपनी तैयारी ढंग से करें. और तीसरी, एक सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है. जहां भी फेल्योर होता है तो उसमें एक देखने की जरूरत है कि फेल्योर हुआ क्यों है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट. अगर एक एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाए तो वहां हमें देखना है कि ठीक है, मेंस में प्रॉब्लम थी, प्री में प्रॉब्लम थी या इंटरव्यू में प्रॉब्लम थी. अगर मेंस में प्रॉब्लम थी तो इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी, वो क्यों थी और उसको मैं कैसे रेक्टिफाई करूं. और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर सक्सेस भी मिलती है तो वहां पे भी हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है. सर अब्दुल कलाम जी का एक स्टेटमेंट है सर का कि फेलियर से डर नहीं लगता, डर सक्सेस से लगता है बिकॉज इट गोज टू द हेड. तो वो जो सक्सेस मतलब दिमाग में जो चढ़ जाती है, वो स्टेज यही क्या आगे कभी भी ना आने दें लाइफ में. क्योंकि सक्सेस अगर मिली है तो भी ये सोचना है कि आगे फेलियर भी मिलेगी, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि अप्स एंड डाउन आएंगे. और अगर फेलियर मिली है तो आगे सक्सेस भी मिलेगी. तो एक बैलेंस वे में, एक स्टेबल तरीके से खुद को कैसे रखें, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Thank you, Mayank. That was very nice, and I'm sure this inspiration will go a long way in helping our aspirant friends. And I wish you, from everyone on Unacademy, a glorious career. And India is looking up to you, my friend. Okay, please go ahead and make India proud. Jai Hind, my friends. Thank you very much. Thank you, my friend. Thank you. God bless you.